नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी छत्तीसगढ़ के बारे में, जहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस यहां पे हो रहा है और इस पर सियासत भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा पर मंथन जारी है, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई बड़े अधिकारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर विचार मंथन करेंगे। आंतरिक सुरक्षा बीते दिनों एक बड़ी चुनौती बनता नजर आया है। देश के कई इलाकों में आतंकवादी घटनाएं हुई, नक्सलवाद को लेकर भी लंबी लड़ाई कहा जा रहा है अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में कॉन्फ्रेंस बेहद अहम हो जाती है। इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर जहां कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लूट, बलात्कार और हत्या की घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। ऐसे में पहले इन अपराधों की समीक्षा भी होना चाहिए। अब आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन की एक डेडलाइन तय की है। कॉन्फ्रेंस के दौरान इस डेडलाइन पर भी विचार विमर्श होगा और क्या इसे कह सकते हैं एक निर्णायक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में अपराध रोकने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, क्या वो काफी है, या विपक्ष जो दावे कर रहा है वो सच कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, जब मैं ये मानता हूं कि इस तरह के आयोजन कहीं न कहीं राज्य के बढ़ते हुए विकास को दिखाता है कि इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को एक राज्य होस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 25वां साल है इस राज्य के स्थापना दिवस पे और उसके समय ये सब चीज़ें हो रही है। तो माननीय अटल जी ने जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम किया, अब उसके विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा योगदान मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा था ना, हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, तो बनाने के बाद अब संवारने का काम चल रहा है। पूरे देश के डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई है और इस कॉन्फ्रेंस को या इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आ रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में स्थायी रूप से सरकार डीजीपी नियुक्त नहीं कर पाई है और छत्तीसगढ़ खुद एक ऐसा राज्य है जहां पे अपराध के मामले में यूपी और बिहार की कंपटीशन कर रहा है, जो लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, जिस राज्य में कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर एसपी ऑफिस जला दिए जाते हैं, जहां गरीबों के घर जला दिए जाते हैं, उस राज्य में डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के बिगड़ते कानून व्यवस्था का भी समीक्षा कर लेना चाहिए। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय बीजेपी से, विनय शुक्ला कांग्रेस से, वहीं नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल विनय जी से। विनय जी, देखिए, डीजीपी आईजीपी अगर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है तो क्या इसे एक अच्छे संकेत के तौर पर नहीं देखे जाना चाहिए कि क्योंकि ये 60वां सम्मेलन है, पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजन हो रहा है। ये एक तरह की प्रेस्टिजियस बात तो है क्योंकि देश के तमाम दिग्गज यहाँ पे जुट रहे हैं एक साथ, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी, प्रेजेंटेशंस होंगे, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं और एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि समीक्षा बैठक होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की जो बिगड़ते कानून व्यवस्था और राज्य के कानून व्यवस्था को बिगड़ते हुए हम लोग देख भी रहे हैं। आपको मैं सबसे पहले एक आंकड़ा बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में 89% अपराध कायम है। ये सरकारी रिपोर्ट है जो केंद्र से आती है। 89% अपराध छत्तीसगढ़ में है। दूसरे नंबर पे गोवा आता है जो 85% है और तीसरे नंबर में गुजरात आता है जो 74% है, 96% है। ये आंकड़ा केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किया गया है। अब इसकी समीक्षा बैठक करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आ रहे हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ एक हंसी का पात्र बनाने के काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आंकड़ा बताया हूं एकदम केंद्र शासन द्वारा जारी किया गया है आदेश है
और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस राज्य में डीआईजी और आईजी नियुक्त नहीं कर पाए, वो यहाँ आके समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो अपराध है, जो लूटपाट है, हत्या है, बलात्कार है, इनको तो कम से कम जब यहाँ बैठक करनी थी तो इनको सुधारने का काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था। लेकिन छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ वाले को ठेंगा दिखाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जी नहीं, लेकिन विनय जी ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन साथ में ये बात भी कि आप मानने से इनकार करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में आप कह रहे हैं कि चलिए अपराध बड़े हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं जो चिंता बढ़ाती है, लेकिन नक्सली मोर्चे पे क्या ये मानने से इनकार करेंगे बीते 2 सालों में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है? अब तो नक्सली जनवरी तक टाइम मांग रहे हैं सरेंडर करने के लिए। ये हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2026 में 21 मार्च तक हम नक्सलाइट खत्म कर देंगे, लेकिन वो इस चीज को भूल जा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में केंद्र में बैठी तो 2016 में हमारे गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, और उन्होंने 2016 का डेडलाइन दिया था। उसके बाद 2018 में डेडलाइन दिया गया, फिर 2020 में दिया गया, फिर 22 में दिया गया, अब 2026 में दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि ये 2028 तक भी संभव हो पाएगा, क्योंकि नक्सलाइट विकास का रोधक है। हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट को खत्म करना चाहिए अगर विकास करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता ही रही है कि उनको पिछले 20 साल से छत्तीसगढ़ पर ये तो धीरे धीरे ही होगा ना विनय जी। देखिए डेडलाइन जरूर तय गई है, वो तो आने वाला समय बताएगा कि डेडलाइन पूरा होता है कि नहीं, लेकिन धैर्य से ही काम करना होगा। क्योंकि आपकी पार्टी के नेता भी यही बोलते हैं कि जो समर्पण करना चाहते हैं उनके साथ जो है उनका सहयोग कीजिए, और जो हथियार उठा रहे हैं उनके साथ तो खैर क्या और हम देख ही रहे हैं। देखिए, हम सरकार के साथ खड़े हैं, नक्सलाइट खत्म करेंगे, और ईमानदारी से अगर सरकार का मंसूबा है तो कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि यह विकास का बहुत बड़ा रोधक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, इनका बोलने का बात अलग रहता है और मैदानी स्तर पे या हम ग्राउंड लेवल पर कोई बात करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यही बताया था कि छत्तीसगढ़ में अपराध का जो मामला है वो 89% है, बहुत ज्यादा है। 11% 100 नहीं है, सिर्फ 11% कम है, ये उनका कहना है। और हम समीक्षा कर रहे हैं उस छत्तीसगढ़ राज्य में आकर जहां पे क्राइम रेट 89% है, तो ये गलत बात है। और आप धरातल में आइए और धरातल में देखिए कि जितने शहरी में, जैसे शहर में तो आम बात है चाकूबाज, लेकिन ग्रामीण एरिया में 2023 से लेकर 2025 तक 2500 लोग की मृत्यु हुई है, जिसमें 2200 पुरुष वर्ग हैं और 244 महिला वर्ग हैं, और सभी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी मृत्यु हुई है। तो ये आंकड़ा उनको समझना चाहिए। मेरा बोलना है कि हम छत्तीसगढ़ को क्राइम फ्री कर दें। क्राइम होना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार का मंसूबा हो तो वो 2 दिन में कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाहती। क्राइम फ्री का मतलब क्या होता है? खैर ये तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा कोई राज्य नहीं पता, ना सिर्फ हमारे देश का या किसी और देश का, जहां पर क्राइम 0 हो गया हो। पर खैर नागेंद्र जी, इस पर मैं जरूर आना चाहूंगा। जो बात विनय शुक्ला जी कह रहे हैं 89% क्राइम की, आंकड़े कहीं ना कहीं ये बात जताते भी है। पर कैपिटा क्राइम छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो देश के टॉप 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर आता है। ये भले ही एकदम भयावह आंकड़े नहीं है, लेकिन चिंताजनक तो है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार भी हम देखने को मिल रहा है। क्या ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए? बेशक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखे जाने की जरूरत नहीं है। ये कितना गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ की जमीन, वो छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद के कारण एक तरीके से पूरे, मैं तो कहूँगा भारत के अलावा विश्व में तक इसकी बदनामी थी कि ये क्षेत्र जो है बहुत ही हिंसा से ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर पैर रखना भी छत्तीसगढ़ में खतरे से खाली नहीं है। इस तरीके की एडवाइजरी भी कई बार लोग एक दूसरे को देते, कई राज्यों में तो इस तरीके की चीजें थी, कई स्टेट के लोग भी इस चीज को कहते थे, क्योंकि हमने राज्य बनने के बाद ही
बहुत सारी ऐसे खबरें देखी थी कि विश्व स्तरीय बहुत सारे ऐसे पर्यटक जो यहाँ आना चाहते थे, उनको बताया जाता था उनके स्टेट्स में कि छत्तीसगढ़ भ्रमण करने की जगह नहीं है, वहां पर आप मत जाइएगा। और हमारे देश के भी पर्यटक यहाँ नहीं आते थे। अब कमोबेश 25 साल बाद ये स्थिति, और खासतौर पर जब नक्सलवाद वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मामलों पे काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की धरा जो मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग सम्मान करते हैं लोगों का, अतिथि देवो भव के कॉन्सेप्ट पे। और इस जमीन में जो इतना उर्वरा से भरपूर है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सहने सहने अपराध बढ़ा है। छत्तीसगढ़ कभी वो जगह नहीं थी जहाँ अपराध हुआ करती थी, लेकिन जब धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ है और उसके साथ आप तो समझ पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे क्राइम्स के तरीके बदल रहे हैं। तो जब हम नागेंद्र जी इसी पर मैं आना चाहूंगा, जैसे जैसे हम देख रहे हैं, देखिए हमारी जो पुलिसिंग भी है वो भी एडवांस हो रही है, चाहे हम बात करें टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर जिस तरह से फॉरेंसिक्स काम करते हैं उस पर बात करें, लेकिन उसी के साथ हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल्स के क्राइम करने का तरीका भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी दिल्ली ब्लास्ट में जो लोग पकड़ाए थे वो हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स थे। अभी भिलाई में हैरान करने वाला पूरे देश में मामला सामने आया, जहां पर आईसीएस का गेमिंग मॉड्यूल काम कर रहा था, जहां नौजवान बच्चों को गेमिंग के जरिए बरगलाया जा रहा था, और उनका एक ग्रुप अभी एक्टिव है और कई सारे लड़के ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जिनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि जाहिर तौर पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता आन खड़ी हुई है। किसी देश के अंदर देखिए घुसपैठिया कितना चर्चा का मुद्दा बना रहा, चाहे वो बिहार की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये तमाम चुनौतियां हैं हमारे सामने। बिल्कुल, और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ही तो यही है ना, इसी पे तो मंथन होना है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हाईटेक हो रही है, अपराधी हाईटेक हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आप एक पैटर्न देखिएगा कि दिल्ली में एक पैटर्न में अपराध होता है तो आप कमोबेश उसकी पुनरावृत्ति पूरे देश में देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उस तरीके का क्राइम उसको देख के होने लगता है। तो इस चीज पे जब मंथन हो रहा है, आज जब पुलिसिंग को बेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसको हाई टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके जो ड्रॉबैक्स है उसकी समीक्षा की जा रही है। सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ की इस जमीन पे 500 आईपीएस मंथन करेंगे और इसमें सारे दिग्गज, सबसे बड़ी चीज है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस जमीन पे आ रहे हैं, वो सबको संबोधित करेंगे। यहाँ स्वाभाविक रूप से इस जगह पे उसका एक अच्छा वातावरण होगा और लोग सीखेंगे, समझेंगे, और उसका जब वो लोग समीक्षा करेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या पाया। क्योंकि छत्तीसगढ़ आप देखिए तो इसको हल्के में लेने की इसलिए जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ को आज इसके लायक समझा गया है कि इतने बड़े आयोजन को 60वें नंबर पे यहाँ हो रहा है। इसके पहले भुवनेश्वर में हुआ था, वहाँ तमाम सुविधा थी, लेकिन ये स्टेट, इसके साथ और भी जो स्टेट बने थे, उनको इसके काबिल नहीं समझा गया, लेकिन छत्तीसगढ़ को ये अवसर मिला है, तो ये मायने रखता है, मुझे लगता है। निश्चित रूप से पुष्पेंद्र तुबादिया जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, तमाम तरह की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन ये जो वृहद आयोजन हो रहा है, 7वां डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, इसे क्या एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखे? और जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में जो बड़ी सफलता नक्सली मोर्चे पर राज्य को मिली है, तीनों राज्यों को मिली है, मैं कहूंगा सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक सभी को मिली है, तो क्या माना जाए कि यहाँ पे जो अब रणनीति बनाई जाएगी वो माओवाद को निर्णायक रूप से खत्म करने को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 3 रात और 2 दिन छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर रहेंगे। उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा जी, ये सब लोग रहने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ चाह रही है। उस दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठा रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हम सब अपने आंखों से देखेंगे 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी
और विजय शर्मा जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी, पुष्पेंद्र जी, वो दिन बेहद खूबसूरत दिन होगा मेरे ख्याल से, जिस दिन ये होने आ रहा है, अगर आप कह रहे हैं मार्च 2026 तक। लेकिन इन सब के साथ और भी कई चीजें, निश्चित रूप से नक्सलवाद के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ के हाथ लगी है। और हाल फिलहाल में जो जानकारी भी सामने आ रही है कि अब वो फरवरी की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब वो अब झुके हैं और अब जनवरी तक की मांग कर रहे। खैर, कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में दीपक बैज जी जो सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बीते 2 साल में अपराध की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए। क्या हम बोल सकते हैं कि सूरजपुर में एक पुलिसकर्मी के परिवार को, उनकी बेटी को और उनकी माता श्री की हत्या, उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, पुलिस कर्मी के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया गया? क्या हमें भूल जाना चाहिए बालोदा बाजार जहां पे कलेक्टर और एसपी की दफ्तर जला दिए गए? ये कोई साधारण घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ही संवेदनशील है इस मामले को लेकर। बलौदा बाजार की घटना आप सब लोगों से छिपी नहीं है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में जो घटना हुई है, अपराधियों को जेल की सजा मिली है। उसमें किसका हाथ है, किसके लोग जेल के अंदर थे, या आपसे कोई बात छुपी नहीं है। और अभी आप देखेंगे, हमारे मित्र विनय जी बता रहे थे, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के आधे लोग तो जेल के अंदर हैं और आधे बेल पे हैं, क्योंकि बलौदा बाजार की जो घटना हुई है, आप देखिए उसमें किसका हाथ है। हमारी सरकार ने खुले तौर पर चैलेंज किया था, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जो इसमें आरोपी सिद्ध हुआ है, उसको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और हमारी सरकार सभी पहलुओं पे काम की है, और जहां जहां घटना हुई है वहां पूरी गिरफ्तारियां हुई है। किसी भी घटना की बात करें, कोई भी अपराधी यहाँ से अपराध घटित करके बाहर नहीं जा सकता। यही सलाखों के पीछे उसका रोजी रोटी तय हो और सब लोग जेल के अंदर रहेंगे। निश्चित रूप से पुष्पेंद्र जी, देखिए एक अच्छा संकेत जरूर है ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन एक सवाल भी कहीं ना कहीं है जिस पर गौर करना जरूरी है कि एक तरफ नक्सली मोर्चे पर आप सफल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से ये संगठित अपराध हो रहे हैं लूट के, ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगर आंकड़े उठा के देखें लास्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर ही, तो टॉप 10 क्राइम्स के मामलों में पर कैपिटा क्राइम में छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर आता है। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में जहां पर भी क्राइम होता है, हमारी सरकार और हमारी प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, सब उसको तुरंत सलाखों के पीछे करते हैं और उसके तथ्य तक जाते हैं, अपराधी कौन है और उस अपराध की वजह क्या है, और उस जड़ तक जाकर हम सब लोग उसमें काबू पाते हैं और अपराध पर लगाम करते हैं। हमारी सरकार इस दिशा में ठोस निर्णय उठा रही है, और कहीं ना कहीं इसमें अपन देखेंगे, चाहे अपन रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, जगदलपुर की बात करें, सब जगह हमारी सरकार संवेदनशील होकर क्राइम के विषय पे बहुत ठोस कदम उठा रही है, और जितने भी अपराधी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा है। ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। ठीक है, विनय जी क्या कहेंगे? देखिए सिर्फ कह देने से कि क्राइम जीरो हो जाना चाहिए तो होता नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। लेकिन अगर पुलिस के मोर्चे पर अगर आप देखें तो क्या आपको पुलिसिंग में सुधार नहीं दिखता? हर थाने में साइबर यूनिट्स डेवलप किए जा रहे हैं, इन पर पोटेंशियली काम हो रहा है, क्योंकि साइबर अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, न सिर्फ पूरे देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए भी। तो वहां पर अलग मोर्चे पर काम हो रहा है, त्वरित कार्रवाई की जा रही है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प ली जा रही है, अब तो एआई का भी सहारा लिया जा रहा है लोगों को जागरूक करने से लेकर तमाम चीजों के लिए। तो इन तब्दीलियों को तो आप एक्सेप्ट करेंगे? पुलिस के मोर्चे पर ये अच्छी चीजें हो रही हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर काम करना, उसके हिसाब से चलना, ये गलत बात है। देखिए, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में, जैसे अभी मेरे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी जगह त्वरित कार्रवाई करते हैं, तो त्वरित कार्रवाई, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है। जैसे त्वरित कार्रवाई ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी जो सलाखों के पीछे जो कैदी बैठे हुए रहते हैं, उनको बाहर निकाल के अपना भवन बनवाते हैं, अपना क्या बोलते हैं, घर में काम काज करवा रहे हैं, और वो जो कैदी हैं वो भाग जाते हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के
हमारे गृह मंत्री जी हैं। दूसरी बात, हमारे छत्तीसगढ़ को मुखिया चलाता है, जो अभी तक के डिसाइड ही नहीं कर पाए कि छत्तीसगढ़ में हमारा मुखिया कौन है, डीआईजी कौन है, ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है। ठीक है, बात करना और उसको लागू करना दोनों जमीन आसमान में अंतर है। ठीक है, समय थोड़ा सीधे जल्दी से जवाब चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी, ये डीजीपी का क्या मामला है, क्यों नियुक्ति नहीं हो रही है परमानेंट स्थायी रूप से? डीजीपी नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत सभी पहलुओं पर काम कर किया जा रहा है और हमारे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इस काम को अभी संभाल रहे हैं। और जैसे हमने चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति किया है और इसके लिए जल्दी ही अपन डीजीपी नियुक्त करेंगे और बहुत ही सही समय पर सही नियुक्ति होगी। डीजीपी नियुक्ति का सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ठीक है, विनय जी बता रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय अब इजाजत नहीं देता तो जाहिर तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ के विषय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संकेत भी। ये जो डीजीपी आईपी कॉन्क्लेव आईजी कॉन्क्लेव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है और उम्मीद करते हैं कि जो नक्सलवाद के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ का लंबा संघर्ष रहा है उस पर एक पूर्ण विराम लगे। हालांकि जो शहरी क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं हो रही है वो भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाती है, जिस पर काम करने की जरूरत है। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।